हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के छात्र के लिए यह डिजास्टर मैनेजमेंट लेसन जो आप लोगों के लिए था, आपदा प्रबंधन, उसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर प्रकाश डालिए, इस क्वेश्चन को लेकर के हम आज आए हैं। और पीछे वाले जो प्रश्न मैंने आप लोगों को भेज दिया था उसको पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। बाढ़ के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि बाढ़ क्या होती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक परिघटना है। यहाँ बाढ़ प्रिंट हो गया है, थोड़ा सा बाढ़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाढ़ एक प्राकृतिक परिघटना है तथा इससे पूर्णतः मुक्ति संभव नहीं है, किंतु इसके प्रभाव को मनुष्य अपनी तकनीकी क्षमता द्वारा अवश्य कम कर सकता है। बाढ़ नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय संभव हैं। क्या उपाय हैं, आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्या है? पहला है, प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण उपाय बाढ़ की तीव्रता तथा उससे उत्पन्न धरातलीय भार को नियंत्रित करना है। मनुष्य वर्षा की तीव्रता को तो कम नहीं कर सकता, किंतु धरातली वाह अर्थात जो धरती पर जो जल प्रवाहित होते हैं को नदियों तक पहुँचने पर देरी अवश्य कर सकता है। होता है ना कि जब वर्षा जल धरती पर जब गिरती है तो वह बह करके नदियों में मिलती है, और सभी पर जब जल इकट्ठा होकर के नदी में मिल जाती है तो अचानक नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, तो उसको बाढ़ बोला जाता है। तो यही इसमें कह रहा है कि मनुष्य पानी या बरसात को रोक तो नहीं सकता, बल्कि अगर नदियों के जल को अचानक, कहने का मतलब कि अचानक वर्षा का जल नदियों में न मिल जाए, थोड़ा कम या धीरे थोड़ा रुक करके जाए नदी में, ताकि बाढ़ का स्थिति न उत्पन्न हो, तो इस स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, इस स्थिति को हम उत्पन्न कर सकते हैं। इस स्थिति को हम अपने हिसाब से, क्योंकि मनुष्य धरती पर सबसे संवेदनशील और सबसे ज्ञानवान प्राणी है, तो अपने बुद्धि विवेक के बल पर चाहे तो वर्षा जल को बाढ़ के रूप में परिवर्तित होने से नियंत्रित कर सकता है। तो ही इसमें पहला बात बताया कि मनुष्य वर्षा की तीव्रता को, ठीक ना, बता दे रहे हैं, मनुष्य वर्षा की तीव्रता को तो कम नहीं कर सकता, किंतु धरातली वाह अर्थात जो वह बहने वाले जल हैं उसको नदियों में पहुंचने में देरी अवश्य कर सकता है। यह उपाय बाढ़ों के लिए कुख्यात नदियों के जल संग्राहक पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण द्वारा संभव है। वृक्षारोपण द्वारा जल के धरातलीय स्तर के नीचे रिसाव को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरह से हमारा हुआ पहला हेडिंग। तो और देख लेते हैं नंबर 2 में क्या है। इधर बहुत सारा चीज़ है, इसको हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। उतना समझाने लगेंगे तो बहुत लेट लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर। घुमावदार मार्ग से होकर बहने पर नदियों में जल बहने की क्षमता में कमी आती है। इसके लिए नदियों के मार्गों को कुछ स्थानों पर सीधा करना उपयुक्त रहता है। यह कार्य मोड़ों को कृत्रिम रूप से काट कर किया जा सकता है, किंतु यह उपाय बहुत व्ययपूर्ण है, क्योंकि व्ययपूर्ण मतलब बहुत खर्चीला है। दूसरे, विसर्पण एक प्राकृतिक प्रक्रम है, नदी अन्यत्र विसर्प बना लेती है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। तीसरे में क्या है, नदी में बाढ़ आने के समय जल के परिमाण को अनेक इंजीनियरी उपायों द्वारा, जैसे भंडारण जलाशय बनाकर कम किया जा सकता है। ये बाढ़ के अतिरिक्त जल को संचित कर लेते हैं। इसे जल की सिंचाई में भी प्रयुक्त
किया जा सकता है। यदि जलाशयों के साथ बांध भी बना दिया जाता है तो इससे जल विद्युत उत्पादन में भी सफलता मिलती है। ठीक ना, हम जानते हैं जल के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है, तो ये भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है तटबंध। तटबंध मतलब होता है, तटबंध का मतलब होता है मतलब कि मेड़बंदी ये टाइप के नदियों के किनारे बना करके तो बांध तथा दीवारें बनाकर भी बाढ़ के जल को संकीर्ण धारा के रूप में रोका जा सकता है। ये दीवारें मिट्टी, पत्थर या कंक्रीट की हो सकती है। दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ इत्यादि नगरों में इस प्रकार की उपायों को किए गए हैं। चीन तथा भारत में कृत्रिम कगारों का निर्माण बहुत प्राचीन काल से एक मिनट, हाँ, बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। फिर कह रहा है कोसी जो बिहार में है, कोसी तथा महानंदा नदियों पर भी बाढ़ नियंत्रण हेतु इसी प्रकार के उपाय किए गए हैं। प्यारे बच्चों, कोसी नदी बिहार की एक ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न आएगा, बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कहते हैं किसको? कोसी नदी को। ठीक ना, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट 5 में इसी प्रकार है। सन 1954 में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के गठन तथा राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी बाढ़ नियंत्रण में लाभकारी रही है। तो इस तरह से अब आएंगे 4th नंबर, वो है क्वेश्चन है, सूखे के प्रभाव एवं नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। सूखे के प्रभाव एवं नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत आइए हम लोग देखते हैं सूखा किसे कहते हैं, सूखा की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो आइए हम लोग इसको ध्यान से देख लेते हैं। ठीक ना, तो देखते हैं। सूखा जैवमंडलीय पारितंत्र के सभी जीवन रूपों को प्रभावित करता है। जल की किसी भी प्रकार की कमी पेड़ पौधों एवं प्राणियों को प्रभावित करती है। लंबी अवधि तक सूखे पड़ने पर अनेक प्रकार के पारिस्थितिकीय, आर्थिक, जनसांख्यिकीय एवं राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। निरंतर कई वर्षों तक सूखा पड़ने पर किसी देश के प्राकृतिक परितंत्र के जैविक घटना में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे पेड़ पौधे एवं प्राणी हैं जो अतिशय सूखा सहन नहीं कर सकते। अनेक प्राणी अन्यत्र स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक ना, तो इस तरह से आपका बाढ़ के बारे में है और सूखा के बारे में है। सूखाग्रस्त निर्धन क्षेत्रों को खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भर पड़ना पड़ता है। इससे अनेक बार राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो सूखा भी है, आजकल देख ही रहे हैं देश में सूखा के लिए राहत के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 2,000 रुपये किस्त दिया जाता है। तो इस तरह से है, क्योंकि भारत चूँकि कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर अधिकांश जनता कृषि पर आधारित डिपेंड है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और सूखा यदि पड़ जाए तो उससे किसान को बहुत सारा नुकसान होता है। इसी भरपाई के लिए सरकार ने ये व्यवस्था अपनाई है। अब प्रश्न, ये हेडिंग है सूखा नियंत्रण के उपाय। बाढ़ों की भांति सूखे की चेतावनी देना संभव नहीं है। यद्यपि कंप्यूटर के आधार पर विभिन्न जलवायवीय एवं मौसमी प्रचलनों
प्राचलों के अध्ययन से आगामी वर्षों की वर्षा का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। वायु की नमी तथा वर्षण की मात्रा को वृक्षारोपण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सूखे से निपटने के लिए अधिकांश देशों में प्रचलित व्यवस्था यही है। सूखाग्रस्त लोगों को राहत दिया है। इसके अतिरिक्त सूखे को कम करने के लिए दीर्घकालीन उपाय भी करने चाहिए। इन उपायों में वृक्षारोपण, शुष्क कृषि तकनीकों का उपयोग, मरुस्थलीकरण रोकना, जल संरक्षण की योजनाएं बनाना, बागवानी तथा चारागाहों का विकास, सूखा प्रवण क्षेत्रों के कार्यक्रमों को अपनाना, जलाशयों तथा कुओं का निर्माण आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजीवन को प्रभावित करने वाली भारत की प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जनजीवन को प्रभावित करने वाले, या यूँ शब्द कह लीजिए कि इसका जो आंसर है, आप लोग चाहेंगे तो जनजीवन को प्रभावित करने वाले भारत की प्रमुख प्राकृतिक आपदा कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आप लोग 1, 2, 3, 4 जो हम हल कराए हैं उसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जनजीवन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, सुनामी हुआ, भूकंप हुआ, इस तरह से जो है वो सभी आपदाएं हैं जिसके बारे में हम पूर्व क्लास में पढ़ा दिए हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आते हैं अब लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत। लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 है, पर्यावरण संकट एवं आपदा क्या है? आपदा का वर्गीकरण कीजिए। या इसी प्रश्न को है, प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए। तो इस तरह से उत्तर क्या है, वे घटनाएं अथवा दुर्घटनाएं जो प्राकृतिक प्रक्रमों या प्रक्रियाओं या मानवीय कारणों से उत्पन्न होती है, चरम घटनाएं कहलाती हैं। ऐसी घटनाएं अपवाद रूप में उत्पन्न होती तथा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रक्रमों को उग्र कर देती है, जो मानव समाज के लिए आपदा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की विवर्तनिक संचलनों के कारण भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट होना, निरंतर सूखा पड़ना तथा आकस्मिक रूप से बाढ़ आना ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएं हैं। पर्यावरणीय संकट की परिभाषा ऐसी चरम घटनाओं के रूप में दी जा सकती है जो सहने की सीमा से परे होती है तथा संपत्ति एवं जनजीवन को विनाश उत्पन्न करती है। इस तरह से आपदा वर्गीकरण उत्पत्ति के कारणों के आधार पर आपदाओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक आपदा तथा मानव जनित आपदा। ठीक ना, तो इस तरह से है, उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा देखिए प्रश्न है, प्राकृतिक मानवीय आपदाओं का वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक मानवीय आपदाओं का वर्णन देखिए यहाँ पर इस तरह से किया गया है। इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं हम, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे। आई होप आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और फिर देखिए ज्वालामुखी उद्गारों के हानिकारक प्रभाव है, तो इसको के बारे में भी पढ़ा दे रहे हैं। ज्वालामुखी उद्गार ये प्राकृतिक घटना है, ठीक ना, प्राकृतिक दुर्घटना है या यूँ कह लीजिए आपदा है। ज्वालामुखी उद्गारों के हानिकारक प्रभाव, ज्वालामुखी उद्गार निम्नलिखित विधियों से मानव जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। उष्ण लावा के प्रवाह से, उष्ण मतलब होता है गर्म, ज्वलंत जलते हुए लावा जो प्रवाहित होती है, जो बाहर निकलती है ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा, उसके माध्यम से ज्वालामुखी पदार्थों के पतन से इमारत, कारखाने, सड़कें, रेलें, विमान पत्तन है, ठीक ना, इसको समझिएगा। बांध, पुल, जलाशय आदि मानवीय संरचनाओं की क्षति द्वारा, अग्निकांड द्वारा, बाढ़ों तथा जलवायु परिवर्तनों द्वारा। तो इस तरह से है, एक हेडिंग नंबर है, फिर 2 हेडिंग है। इस तरह से आप लोग जो क्रम डाल कर दिया गया है उसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक ना, तो हम और भी चीज़ें को स्क्रॉल कर दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी कुछ बच्चों के पास बुक प्रोवाइड नहीं हो पाया होगा, प्राप्त नहीं हो पाया होगा, मार्केट भी इसमें बंद चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो 1 से 2 घंटे के लिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 घंटे के लिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 घंटे के लिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
ये किसी प्रकार व्यवस्था किया गया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। टाइफून क्या है, रासायनिक दुर्घटना है, इसके बारे में हम जान रहे हैं सब। 15 है भूस्खलन एवं एवलांश। फिर अग्निकांड। भूस्खलन क्या है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बता ही दिए हैं। अग्निकांड क्या है इसके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। तो अचानक कहीं अग्नि जल जाए और भयानक रूप धारण कर ले तो अग्निकांड कहते हैं। सुनामी कैसे उत्पन्न होता है? सुनामी को कहते सकते हैं, सुनामी को लहरें या समुद्री लहरें। समुद्र में लहरें उठना एवं सामान्य बात है तथा ये सदैव उठती रहती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में ये विकराल रूप धारण कर लेते तथा संबंधित क्षेत्र के लिए भयंकर आपदा सिद्ध होती है। समुद्री लहरें कभी कभी विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। इनकी ऊंचाई 15 मीटर और कभी कभी तो इससे भी अधिक हो सकती है। ये तट के आसपास की बस्तियों को तबाह कर देती हैं। ये लहरें मिनटों में ही तट तक पहुंच जाती हैं। जब ये लहरें उथले पानी में प्रवेश करती है तो भयावह शक्ति के साथ तट से टकराकर कई मीटर तक उठती है। तटवर्ती मैदानी इलाकों में इनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो इस तरह से है भारत में भूस्खलन को रोकने के लिए किन्हीं 2 उपायों का वर्णन करिए। पहला है भूमि का उपयोग करना चाहिए, दूसरा है प्रतिधारण दीवारें। प्रश्न नंबर 9 है भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का वर्णन करिए। सूखा से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? सूखा जान ही रहे हैं, सूखा के द्वारा हमारी जो उत्पादन क्षमता है खेतों की वह बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, जिससे भूखमरी का आतंक झेलना पड़ जाएगा देश को। भारत में सूखा प्रभावित किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख करिए। तो सूखा प्रभावित 2 क्षेत्र उच्च या प्रचंड सूखाग्रस्त क्षेत्र है, मध्य सूखाग्रस्त क्षेत्र है, न्यून सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो इस तरह से कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख सकते हैं। इसमें 3 क्षेत्रों में तीनों बांटा गया है। अब अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत देखिए प्राकृतिक आपदा से क्या तात्पर्य है, उत्तर लिखिए। तो वे घटनाएं अथवा दुर्घटनाएं जो प्राकृतिक प्रक्रमों या मानवीय कारणों से उत्पन्न होती हैं और जिनमें अपार जान माल की हानि होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। उदाहरण स्वरूप भूकंप तथा बाढ़ ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएं हैं। दूसरा प्रश्न है भूकंप की तीव्रता किस प्रकार मापी जाती है? तो उत्तर है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 है विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? विश्व के 80% ज्वालामुखी विनाशकारी अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे स्थित है। अभिसारी प्लेट किनारे अग्नि वलय के सहारे स्थित हैं। सूखा से क्या आशा है? हॉब्स के अनुसार किसी विशेष समय में औसत वर्षा न होने की स्थिति को सूखा कहा जाता है। तो विशेष समय क्या हमारा है यहाँ पर? विशेष समय हमारे यहाँ सूखा पड़ने का है, वर्षाकालीन वर्षा। अगर बरसात के मौसम में वर्षा नहीं हो पाती है तो क्या होता है कि सूखा हो जाते हैं या सूखा पड़ जाती है, उसी को सूखा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है भारत के किन भागों में भयंकर सूखा पड़ता है? तो उत्तर भारत के 2 सूखाग्रस्त क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश। भारत के राज्य के क्षेत्र भारत के प्रमुख सूखाग्रस्त इलाके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत में बाढ़ के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। बाढ़ आने के 2 प्रमुख कारण क्या हैं? नंबर 1 है तीव्र भूकंपीय लहरों से बांधों का टूट जाना। अब अगर भयंकर भूकंप आता है और बांध टूट जाते हैं तो जाहिर है बांध में जो जल इकट्ठा होता है वह अपने बस्तियों में फैल जाएगा, उसको बाढ़ कहेंगे। दूसरा है नदी के मार्ग में भूस्खलन के कारण उत्पन्न अवरोध से। तो 2 हुआ। प्रश्न नंबर 7 है प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण है भूकंप, सूखा पड़ना, ज्वालामुखी, ठीक ना। इस तरह से है बाढ़, तूफान, सुनामी, ये सब प्राकृतिक आपदा है।
आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा भारतवर्ष में बना हुआ है, आज कोई भी देश में, चाहे आसाम हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, किसी भी राज्य में अगर अचानक बाढ़ आ जाती है या कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वर्षा जल या किसी भी प्रकार का अगर प्राकृतिक आपदा होती है, तो जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है वह उसके लिए उन क्षेत्रों में जाती है और अपना सुविधाओं को मुहैया कराती है। पिछले वर्ष आसाम में भूकंप आया था और बाढ़ आया था, तो उस बाढ़ के लिए सेना के जवान हमारे हेलीकॉप्टर से जाकर के बाढ़ में फंसे हुए लोगों को भोजन प्रोवाइड करा रहे थे। तो इस तरह से आपदा प्रबंधन और मैनेजमेंट डिजास्टर के कार्य होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में भूस्खलन को प्रभावित किन्हीं 2 राज्यों का नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 राज्य हैं भूस्खलन से प्रभावित। भूस्खलन आप जानते हैं अधिकतर पर्वतीय इलाकों में आते हैं, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, ठीक ना। जब पर्वतीय इलाकों के जो पर्वत होते हैं, जो वर्षा के द्वारा जब पानी के रिसाव के द्वारा जब पर्वतीय चट्टानें जब नीचे खिसकती हैं, तो उसको भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है जो भौगोलिक कारणों से होती है। तो आइए लगे लगे हम लोग बहुविकल्पी को भी सॉल्व कर लेते हैं। भोपाल गैस रिसाव या इसको भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं, दुर्घटना थी, प्राकृतिक थी, मानवीय थी, वायुमंडलीय थी या आकस्मिक थी? तो ये मानवीय थी, क्योंकि मानवीय भूल के द्वारा भोपाल गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लाशों से पूरा भोपाल पट गया था। ठीक ना बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भूस्खलन परिघटना है, भूगर्भिक है, मानवीय है, वायुमंडलीय है क्या आकाशीय है? तो भूस्खलन भूगर्भिक है, क्योंकि पर्वतीय चट्टानें जब वर्षा के जल के द्वारा रिस करके जब खिसक करके जब सड़कों पर या भूमि पर गिर जाती है, तो उसको भूस्खलन कहते हैं। वो भूस्खलन प्राकृतिक घटना ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनामी की उत्पत्ति का संबंध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, भूस्खलन से कि बाढ़ से? तो इसका भूकंप से है, क्योंकि भूकंप जब आता है तो धरती में कंपन उत्पन्न होता है, तो कभी कभी पर्वतीय इलाकों के जो चट्टानें होती हैं वह खिसकती हैं। तो इस तरह से सुनामी के उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं? भूकंप जब जो समुद्री लहरों में जब या समुद्र के तलों में जब भूकंप आ जाती है, तो जो भूकंप क्या बोलते हैं कि समुद्र का जो तल होता है उसमें उथल पुथल होने से समुद्र का जल समुद्री तटों से बाहर आ जाती है और जनजीवन को तबाह कर डालती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वाधिक कुछ भूस्खलन होता है कहाँ पर? पठारी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में। हम आप लोग बता दिए थे पर्वतीय क्षेत्रों में पहले ही। भूस्खलन का अर्थ या आशय पर्वतों के खिसकने से ही है, और जाहिर सी बात है पर्वत कहाँ होंगे? पर्वतीय इलाकों में होंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब पर्वतीय इलाके ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा है? निर्वनीकरण, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी। तो यह क्या है? निर्वनीकरण। तो प्यारे बच्चों, 2016 के प्रश्न में ये क्वेश्चन पेपर में अभी आया ही भी था। तो ये सब प्रश्नों को आप लोग पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। आज थोड़ा लंबा हो गया है, लगभग 25 मिनट का वीडियो हो गया, तो इसको आप लोग बड़े ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग आज की कक्षा को यहीं पर समेटते हैं और मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।